पावर प्लांट इंजीनियरिंग के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंतर्गत एक नए टॉपिक की, जो कि है ऑटोमेटिक और रिमोट कंट्रोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये आपका आज का टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बड़े और छोटे हाइड्रो पावर प्लांट में ऑटोमेटिक और रिमोट कंट्रोल के लिए रिले, कंट्रोल, वोल्टेज रेगुलेटर आदि होते हैं। इसके अलावा हम प्लांट स्टार्ट करने और बंद करने के दौरान कुछ अतिरिक्त ऑटोमेटिक उपकरणों का भी उपयोग करते हैं, और इस प्लांट को स्वचालन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके अंतर्गत हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि ये जो आपका ऑटोमेटिक और रिमोट कंट्रोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, इसमें ज़्यादातर जो वर्किंग सिस्टम होती हैं वो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, और उस पर कुछ अतिरिक्त उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रिले, कंट्रोल, वोल्टेज रेगुलेटर। इस तरह के जो आपके ऑटोमेटिक उपकरण या भी और भी जो ऑटोमेटिक उपकरण होते हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं आपकी पावर प्लांट को ऑटोमेटिक वर्क करवाने के लिए। तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आपका पहला जो है ये है फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। दूसरा जो है आंशिक ऑटोमेटिक यानी कि पार्शियल ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं। और नाउ थर्ड जो होता है ये होता है रिमोट कंट्रोल प्लांट। तो एक एक करके समझेंगे। आपके जो फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट होते हैं इनके भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला है समय स्विच, दूसरा फ्लोट स्विच, और तीसरा है लोड सेंसिटिव डिवाइस। यानी कि ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट होते हैं इनके भी 3 प्रकार होते हैं। अब आते हैं आंशिक ऑटोमेटिक प्लांट पे। यह प्लांट ऑटोमेटिक विधि, स्पीड और निरंतर उत्पादन द्वारा बनाया गया है, और दोष या दोष के कारण प्लांट ऑटोमेटिक रूप से बंद हो जाता है। इस प्रकार के प्लांट पूरी तरह से ऑटोमेटिक की तुलना में थोड़े सस्ते होते हैं, क्योंकि ये पार्शियल का मतलब क्या है कि ये पूरी तरह ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करता है। कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे, और कुछ जगह ऐसे होगा जो कि मैनुअली वर्क करवाया जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप जो इसका है ये है बो कंट्रोल प्लांट, यानी कि जिसको रिमोट कंट्रोल प्लांट बोला जाता है। जब कंट्रोल प्लांट या किसी अन्य प्लांट की मदद से जनरेटिंग सेंटर से प्लांट को कंट्रोल किया जाता है तो इसे रिमोट कंट्रोल प्लांट कहा जाता है, यानी कि रिमोट कंट्रोल बेस्ड प्लांट बोला जाएगा। ये तो बात हो गई आपकी ऑटोमेटिक और रिमोट कंट्रोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, यानी कि जिसमें आप ये समझ पाएँ कि ये जो 3 भागों में विभाजित होता है वो भी अलग अलग बेस्ड होता है। पहला फुल्ली ऑटोमेटिक, दूसरा आपका आंशिक ऑटोमेटिक प्लांट, और तीसरा है बो कंट्रोल प्लांट। तो ये 3 टाइप्स के आपने प्लांट के बारे में जाना कि ये जो 3 तरह के आपके प्लांट होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। अब इसी तरह अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है पंप स्टोरेज प्लांट। या आपको फिगर देख पा रहा होगा, ये है पंप स्टोरेज प्लांट का फिगर। पंप किए गए स्टोरेज प्लांट उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए आवश्यक जल की मात्रा अपर्याप्त होती है। यहाँ टरबाइन से निकलने वाले जल को टेल जल तालाब में इकट्ठा किया जाता है, और कम लोड अवधि के दौरान इस जल को पंप हेड यानी जल के तालाब में वापस भेजा जाता है, जो कि पीक लोड के दौरान अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। मौसम पर निर्भर करता है, और जल हेड तालाब में वापस पंप करता है।
साइट और प्लांट पर लोड की स्थिति प्रकृति पर निर्भर करती है। इस प्रकार का प्लांट एक थर्मल या डीजल पावर प्लांट के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी कि अब तक जो हम देखें या समझे हैं, पंप स्टोरेज संयंत्र एक ऐसा संयंत्र होता है जिसके अंतर्गत जो वाटर होते हैं, यानी कि जो आपका पानी, बरसात का पानी या फिर किसी तरह का पानी को रिजर्वर में इकट्ठा करते हैं, फिर उस पानी को आप यूज कर रहे हैं। जब उस वाटर को यूज किया जा रहा है पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, मान लिया कि ये आपका डैम है, उसके बाद यहाँ से आपका वाटर निकल के नीचे आता है, फिर आपकी ये टरबाइन है और ये आपका जो है वाटर रिजर्वर है। ये आपका डैम, ये है पेनस्टॉक, ये आपकी हो गई टरबाइन और ये हो गया आपका रिजर्वर। ठीक है, तो आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा ये कुछ इस तरह का होता है। तो जो पंप स्टोरेज प्लांट होता है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिस तरह के होते हैं ये उसी में वर्क करता है। बस ये जो आपके पावर प्लांट होते हैं ये पंप स्टोरेज टाइप्स के, ये आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटे तौर पे कार्य करते हैं, यानी कि बहुत छोटे स्तर पे कार्य करते हैं। यानी कि जो बरसात का पानी होगा आपके पहले रिजर्वर में इकट्ठा होगा, फिर इस रिजर्वर के पानी को आप पास ऑन कर देंगे पेनस्टॉक में, फिर पेनस्टॉक के द्वारा टरबाइन में वाटर का फ्लो जाएगा। अब जो आपके बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं उस पर क्या होता है कि इस वाटर को फिर से फीड नहीं किया जाता, पंप के द्वारा फीड करके रिजर्वर में नहीं भेजा जाता है। लेकिन आपका जो पंप स्टोरेज प्लांट होता है इसमें फिर टरबाइन के द्वारा जो वाटर आगे की तरफ फ्लो होती है उसको वहाँ पे पंप लगा के फिर रिजर्वर में भेज दिया जाता है और इसको फिर से पेनस्टॉक के द्वारा टरबाइन में भेजा जाता है और इसी तरह ये काम चलता रहता है। यानी कि पहले बरसात का पानी या फिर और कहीं से भी पानी इकट्ठा करके रिजर्वर में इकट्ठा किया गया, फिर उसके बाद पेनस्टॉक के द्वारा टरबाइन में ले जाया गया और उसके बाद फिर वो वाटर रिजर्वर में चला जाता है। तो ये जो आपका पंप स्टोरेज प्लांट होता है ये हमेशा अधिक लोड पे या एक सामान्य लोड पे हमेशा वर्क नहीं कर सकता है। इसी वजह से इस प्लांट को एक सपोर्टिंग प्लांट भी बोला जाता है, यानी कि ये एक सपोर्ट यानी कि सहायता प्रदान करता है और प्लांट को, जैसे कि डीजल और या थर्मल बेस्ड जो पावर प्लांट होते हैं उन्हीं के पास में एक छोटा सा ये आपका पावर प्लांट इस तरह का, यानी कि पंप स्टोरेज जो प्लांट है इसको विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे कि अगर और प्लांट में या डीजल और थर्मल पावर प्लांट जो कि वर्क करते हैं उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए तो इसको यूज करके पंप स्टोरेज प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके उसकी आपूर्ति को पूरी की जा सके। तो ये तो आपकी बात हो गई पंप स्टोरेज प्लांट की। अब आपका जो अगला टॉपिक है ये आपका है हाइड्रो पावर प्लांट की लागत, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट में लागत क्या क्या आती है और कैसे आती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये आपका नया टॉपिक है। यानी कि जब आप किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को स्थापित करते हैं या स्थापित करने का सोचते हैं, तो उसमें जो मेजर जो खर्चे आते हैं, आप ये कह सकते हैं जो उसमें खर्चे आते हैं स्थापित करने के लिए, तो उसको इसके अंतर्गत जानेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं। तो एक साधारण सी बात है, अगर आप कुछ भी काम अगर करने जा रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप अपना एक छोटा सा घर ही बनवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, आप पहले उसका एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ हमारे इस काम में इतनी कॉस्ट आएगी, और ये चीज़ों में आप डिवाइड कर देते हैं कि इस काम में हमारा इतना पैसा लगेगा, इस काम में इतना पैसा लगेगा, इस मटेरियल के लाने में इतना पैसा लगेगा, इतनी दूर से लाना है इतना पैसा लगेगा। मतलब पहले से आप एक अनुमान सेटअप कर लेते हैं कि हाँ टोटल मिला के हमारे इतने खर्चे आएंगे, और ये जो खर्चे हैं इस एरिया में या इसी जगह पे इतने आएंगे। तो इसी तरह जब आप किसी प्लांट को कहीं पे स्थापित करने की सोचते हैं या फिर कहीं आपको करना पड़ता है, तो उसके लिए भी आप उसी तरह से एक अनुमान लगाते हैं या एक व्यवस्था करते हैं कि हाँ जैसे भूमि की कॉस्ट में इतना आएगा, निर्माण की कॉस्ट में या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में, तो उस तरह के जो खर्चे हैं इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो एक एक करके जानेंगे कि इसके अंदर कौन से जो खर्चे हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो इसके अंदर जो पहला जो आपका खर्च आता है, ये आता है भूमि का, यानी भूमि या प्लांट की जो लागत होती है उसको कह सकते हैं, ये आपका पहला है। उसके बाद दूसरा है निर्माण की लागत, ये आपकी निर्माण लागत है। उसके बाद थर्ड आपको जो पॉइंट आता है, यानी कि थर्ड जो है ट्रांसपोर्टेशन लागत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसको बोला जाता है। उसके बाद फोर्थ है आपका इंजीनियरिंग कॉस्ट, ये आपका इंजीनियरिंग कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट होता है उपकरण लागत, उपकरण लागत। उसके बाद अगला है विद्युत उपकरण लागत, विद्युत उपकरण लागत। नेक्स्ट है पावर ट्रांसमिशन लागत, पावर ट्रांसमिशन कॉस्ट। के बाद नेक्स्ट होता है अदर कॉस्ट। तो ये आपकी जो मोटे तौर पे बात की जा रही है, आपकी जो कॉस्ट होती है ये इसके अंदर शामिल होती है। पहला जो है भूमि की कॉस्ट, यानी कि जहाँ पे आप पावर प्लांट को स्थापित करेंगे तो उसमें आप एक एरिया लेंगे, यानी कि कोई भूमि का उपयोग करेंगे, तो उस भूमि की जो कॉस्ट आएगी वो आपकी भूमि की कॉस्ट आती है। उसके बाद निर्माण की कॉस्ट, उसके बाद अपना सेटअप तैयार करेंगे वहाँ प्लांट को स्थापित जहाँ पे करना होगा, तो उस वो आता है निर्माण लागत के अंतर्गत। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि मान लीजिए कि आपका जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आपका पावर प्लांट बन रहा होगा उसी जगह जो है मटेरियल मिल जाए, जो कि आपके उपकरण या फिर इनको लाने में जो कॉस्टेज वगैरह लगते हैं वो आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉस्ट, इंजीनियरिंग कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है जो कि
उसको तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी इंजीनियर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इंजीनियरिंग कॉस्ट के अंतर्गत आ जाता है। अगला है आपका उपकरण कॉस्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंतर्गत बहुत सारे उपकरण भी लगे होते हैं, तो उन उपकरणों को स्थापित किया जाता है और उनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जैसे कि अगर उपकरण की बात की जाए तो उसमें टरबाइन, अल्टरनेटर, फीड पंप, इस तरह के जो उपकरण हैं, इनको भी लाने में, इनको लगाने में या फिर इनको ख़रीदने में इनकी कॉस्ट आती होगी। तो ये कॉस्ट भी एक तरह से पावर प्लांट की कॉस्ट के अंतर्गत शामिल होता है। नेक्स्ट है विद्युत उपकरण लागत। विद्युत उपकरण की लागत भी होती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन का मतलब कि पावर को जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है तो उसकी भी कॉस्टेज आती हैं। और नाउ लास्ट जो है वो है अदर कॉस्ट है। अदर कॉस्ट मतलब इसके अलावा अगर आपको जो भी कॉस्ट और भी लगती हैं कुछ एक्स्ट्रा, तो वो इसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। ये तो आपकी बात हो गई हाइड्रो पावर प्लांट की लागत, यानी कि कहीं भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अगर स्थापित करना होता है तो इतने तरह के एक्सपेंसेस या इतने तरह के उसमें लागत लग सकते हैं या लगते हैं। अब आपका जो अभी का नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलिंग ऑफ अल्टरनेटर, यानी कि अल्टरनेटर की कूलिंग। जनरेटर के निर्माण और संचालन में कूलिंग एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। जनरेटर में कूलिंग को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जो आपका अलग अलग होता है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। यानी कि ये दो आपके पहलू होते हैं जिनको दो भागों में विभाजित किया गया है। ओपन सर्किट कूलिंग में एयर को फैन के माध्यम से जनरेटर में खींचा जाता है और अंदर प्रसारित किया जाता है। यानी कि जो आपका ओपन सर्किट है उसमें साफ ये बताया जा रहा है कि जो आपकी ओपन सर्किट होगी कूलिंग प्रोसेस में अल्टरनेटर की, तो उसमें जो आपकी एटमॉस्फेयर में एयर होती है उसको फ़ैन के द्वारा खींच के उसको ठंडा करने का काम किया जाता है या कूलिंग करने का काम किया जाता है। एयर को बाद में वायुमंडल में वापस छोड़ा जाता है, यानी कि उसके बाद जो एयर आपकी कूलिंग करने के बाद जो एयर आपकी बचती है, यानी कि उसके बाद एयर को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। यह कूलिंग की एक सरल विधि है क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने एयर जो है फ़ैन लगाया, फ़ैन क्या कर रहा है, एयर को वातावरण से खींच रहा है और अल्टरनेटर को ठंडा करके फिर उसी वातावरण में वो चला जा रहा है, जिसमें विस्तृत उपकरण संचालन की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया, इस तरह की कूलिंग छोटे अल्टरनेटरों के लिए उपयुक्त है। अब बड़े जो अल्टरनेटर होते हैं उसके लिए ये प्रोसेस नहीं उपयोग में लाया जा सकता है, कुछ दिक्कतें होती होंगी, लेकिन जो आपकी छोटी अल्टरनेटर होते हैं उसके लिए ओपन सर्किट जो आपके कूलिंग प्रोसेस है ये ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। क्लोज्ड सर्किट कूलिंग का उपयोग बड़े आकार के अल्टरनेटरों में किया जाता है। इन अल्टरनेटरों को हवा से ठंडा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बड़ी मात्रा में हीट उत्पन्न करते हैं, जहां हाइड्रोजन आमतौर पर कूलिंग माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन को पंपों के माध्यम से जनरेटर के माध्यम से पास किया जाता है और फिर एक चैम्बर में वापस खींचा जाता है। इस तरह की कूलिंग के लिए रेडियल और अक्षीय नलिकाएं, सील और पंप जैसे विशेष परिसंचरण उपकरण हाइड्रोजन एयर की तुलना में हीट की बेहतर विधि से स्थानांतरित कर सकती है, क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है जिस पे कम घनत्व होता है और जिसके परिणाम स्वरूप अल्टरनेटर रोटर के लिए कम विंडेज लॉसेस होता है। अल्टरनेटर फ्रेम को भी कम किया जा सकता है। क्लोज्ड सर्किट कूलिंग सिस्टम में जल को कूलिंग माध्यम के रूप में भी उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन की तुलना में जल में एक बेहतर कूलिंग क्षमता होती है। हालांकि जल के लिए संचलन उपकरण आदि महंगे होते हैं और जल की शुद्धि के लिए विशेष सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है।
कुछ जनरेटर हाइड्रोजन और जल कूलिंग सिस्टम दोनों का उपयोग करते हैं। तो आपकी ये जो 2 प्रकार की कूलिंग सिस्टम मैंने आपको अभी बताया, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, ये दोनों सिस्टम आपके अल्टरनेटर की कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्टरनेटर जो है वो हीट हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो ये एक तरह से आपका कूलिंग प्रोसेस भी बोला जा सकता है। अब ओपन सर्किट जो आपका होता है वो नॉर्मल होता है, जैसे कि आप अपने घरों में भी अगर आप अपने आप को गर्मी से बचाना चाहते हैं तो एक पंखा लगा देते हैं जो कि आपको ठंडा करने का काम करता है। तो सेम इसी प्रकार का कार्य वहाँ पे एक फ़ैन लगा दिया जाता है और वो वायुमंडल से एयर को लेता है और उसके द्वारा उस एयर से अल्टरनेटर को ठंडा करके फिर वो जो एयर होती है वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ईजी सा प्रोसेस होता है। और जो बड़े बड़े आपके अल्टरनेटर होते हैं उसके लिए ये प्रोसेस उपयोग में नहीं लाया जाता है। अब उसके लिए जो बड़ी बड़ी आपके अल्टरनेटर होते हैं उसके लिए आपका क्लोज्ड सर्किट उपयोग में लाया जाता है। अब क्लोज सर्किट क्या होता है आपको मैंने इंट्रोडक्शन उसका बताया, लेकिन एक बार फिर से मैं उसको समझा दे रहा हूँ। ये जो क्लोज सर्किट होता है उसके अंतर्गत आप देखते होंगे कि कई अल्टरनेटर होते हैं, जनरेटर होते हैं, उसमें पानी डाला जाता है। तो ये वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता है उसमें, और वाटर के साथ साथ या फिर हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन की अपेक्षा ये कहा गया कि जल जो है अधिक कूलिंग क्षमता होती है, और कई ऐसे अल्टरनेटर होते हैं जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ जल का यानी कि दोनों का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों से आपकी अल्टरनेटर की कूलिंग की जाती है। ये तो आपकी बात हो गई आपके कूलिंग सिस्टम की, ये आपका कूलिंग सिस्टम था। अब अगला जो आपका टॉपिक है ये दिख रहा होगा, एक टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड। टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टरबाइन। टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड को एक टरबाइन की स्पीड के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जो वास्तविक टरबाइन के साथ आकार में, ज्यामितीय आयामों, ब्लेड कोणों, गेट खोलने आदि के समान है, लेकिन यह इकाई के सिरे से नीचे कार्य करते समय इकाई आकार को विकसित करेगा। अब स्पेसिफिक स्पीड का एक फॉर्मूला है NS = n√p/h 5/4। अब P जो है किलोवाट में और H जो है वो मीटर में है। टरबाइन के प्रकार को चुनने के लिए स्पेसिफिक स्पीड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि टरबाइन की जो स्पीड होती है वही जो है एक आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह बात करें जो टरबाइन होती है उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि टरबाइन ही जो है वो रोटरी मोशन को या फिर वाटर के गतिज ऊर्जा को वो क्या करता है आपके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट एक तरह से कहा जा सकता है। टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड को जानकर भी एक टरबाइन को की परफॉर्मेंस ज्ञात किया जाता है, यानी कि जो टोटली आपकी टरबाइन की स्पीड होती है वही उसके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। विभिन्न प्रकार की मशीनों को विशेषताओं की तुलना करने के लिए आकृति में समान काल्पनिक मशीन की विशेषताओं को जानना आवश्यक है। काल्पनिक टरबाइन को एक विशिष्ट टरबाइन कहा जाता है। विशिष्ट स्पीड सिरे और हॉर्स पावर क्षमता के आधार पर सभी प्रकार के हाइड्रोलिक टरबाइनों की स्पीड की तुलना करने का एक साधन प्रदान करती है। यदि किसी दिए गए हेड हॉर्स पावर आउटपुट के लिए उच्च विशिष्ट स्पीड में रनर का उपयोग किया जाता है तो स्थापना की कुल लागत कम होती है। बहुत अधिक विशिष्ट स्पीड प्रतिक्रिया रनर का चयन रनर के आकार को इस हद तक कम कर देगा कि ड्राफ्ट ट्यूब के एक्सटेंट में पानी का डिस्चार्ज वेग अत्यधिक होगा। यह
आपत्तिजनक है क्योंकि चरम केस में एक वैक्यूम बनाया जा सकता है। उपलब्ध सिरे के साथ बहुत अधिक विशिष्ट स्पीड का रनर आवश्यक उच्च मैकेनिकल पावर कुछ के कारण टरबाइन की कॉस्ट को बढ़ाता है, और कम लाभकारी सक्षम सिरे के साथ बहुत कम विशिष्ट स्पीड को रनर कम स्पीड टरबाइन स्पीड के कारण जनरेटर की लागत को बढ़ाता है। टरबाइन की विशिष्ट स्पीड में वृद्धि कम से कम अधिकतर एफिशिएंसी और ड्राफ्ट ट्यूब की खुदाई भी अधिक गहराई के साथ है। एक उच्च विशिष्ट स्पीड टरबाइन चुनने में फाउंडेशन और ड्राफ्ट ट्यूब की खुदाई की लागत में वृद्धि को एफिशिएंसी के अलावा माना जाता है। टरबाइन की ऑपरेटिंग रेंज पर लोडेज एफिशिएंसी अधिक एफिशिएंसी बजाय टरबाइन के सिलेक्शन में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तो आपकी बात हो गई टरबाइन की एफिशिएंसी स्पीड, यानी कि अब तक जो हम पढ़े हैं एक टरबाइन की एफिशिएंसी स्पीड में आप यही जाने हैं कि जो टरबाइन होता है उस किसी भी टरबाइन को हम लगाने के लिए या फिर चयन करते समय ये ज्ञात करना ज़रूरी होता है कि उस टरबाइन की स्पीड क्या होगी। यानी कि टोटली जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो स्पीड पे निर्भर करती है। स्पीड जैसा होगा उसी प्रकार उसकी एफिशिएंसी होगी, और उसके आकार पे भी आपका डिपेंड करता है कि उसका आकार कैसा है या फिर आउटपुट कैसा देगा। तो ये आपकी टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड की बात हो गई, जिसके लिए आपका एक फार्मूला भी डिनोट किया गया है। फार्मूला आपके सामने ये दिख रहा है, ये आपकी फार्मूले हैं स्पेसिफिक स्पीड का, और SI यूनिट जो है 0.85 NS मैट्रिक है। तो ये तो आपकी बात हो गई आज की क्लास में टरबाइन की स्पीड की। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने 2-3 टॉपिक को कवर अप किया है। अब देख लेते हैं वो टॉपिक कौन कौन सा था, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपका जो टॉपिक था वो था आज का पंप। ये आपका पहला ऑटोमेटिक और रिमोट कंट्रोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे इस टाइम दिख पा रहा होगा। इसमें हमने ऑटोमेटिक की बात की, ऑटोमेटिक के या रिमोट कंट्रोल जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, या फिर कौन सा जो प्लांट होता है ये आपका ऑटोमेटिक में वो बेटर होता है। ऑटोमेटिक या रिमोट में आप ये भी कह सकते हैं कि आप देखते होंगे कि घरों में आप साधारण जो रिमोट का इस्तेमाल करते हैं तो मैनुअली भी वर्क होता है और ऑटोमेटिकली भी वर्क होता है। वहाँ पे जो सफिशिएंट लगता है और वो यूज किया जाता है। उसके बाद पंप स्टोरेज प्लांट को भी पढ़े हैं, यानी कि जो आपके साधारण तौर पर पंप स्टोरेज जो प्लांट होते हैं वो थर्मल या डीजल पावर प्लांट के साथ में या सहायक पावर प्लांट के तौर पे कार्य करते हैं, और ये हमेशा वर्क नहीं कर सकते हैं। अगर अब बात की जाए कि 24/7 आवर ये वर्क कर पाएंगे पूरी तरह से, तो ये पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाएंगे। जो कि बड़े बड़े जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं जो कि हमेशा वर्क करते हैं, तो ये पंप स्टोरेज टाइप के जो पावर प्लांट होते हैं ये हमेशा वर्क नहीं कर पाते हैं। इनको बस एक सहायक के तौर पे थर्मल या डीजल पावर प्लांट के साथ स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रो पावर प्लांट की लागत के बारे में पढ़ा कि हाइड्रो पावर प्लांट की लागत में कौन कौन से जो मेजर कॉस्ट्स हैं वो आते हैं, जिसमें कि आपको बताए हैं अलग अलग टाइप के कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट इसके अंतर्गत आ सकते हैं या आते हैं। उसके बाद अल्टरनेट की कूलिंग में ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट कूलिंग, जो कि फ़ैन के माध्यम से आपकी ओपन सर्किट कूलिंग की जाती है, और जो क्लोज्ड सर्किट कूलिंग है वो हाइड्रोजन या वाटर से की जाती है। और छोटे आपके अल्टरनेटर के लिए ओपन सर्किट का प्रयोग किया जाता है, और बड़े अल्टरनेटर के लिए क्लोज्ड सर्किट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाटर या हाइड्रोजन से बड़े अल्टरनेटर को ठंडा किया जाता है। तो इसके बाद भी एक आधा टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, एक टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन की एफिशिएंसी जो होती है हमने उसको डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक कोई नया टॉपिक जो होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का वो आपको पढ़ाया जाएगा। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, जो भी कुछ बचा है हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट 1-2 क्लासेस में इसको समाप्त कर दिया जाए।
अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में और भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियस की वीडियो में पड़ी हुई हैं, आप उसको वहाँ से जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का धन्यवाद।